बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, मौसम के पहनावों के हवाले से। तो मौसम बदल चुका है, गर्मी की शिद्दत रोज बरोज बढ़ती जा रही है और हर मौसम के कुछ ना कुछ कलर्स होते हैं, कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं जिनको देख करके एक ठंड का एहसास होता है। तो गर्मी के कुछ कलर्स होते हैं, कुछ डिजाइन्स होते हैं। तो खवातीन जो हैं उनको हर मौसम में एक फिक्र लाजमी होती है कि भाई अब हम पहने क्या। अब मुझे लगता है खवातीन को हर रोज एक ही फिक्र होती है कि आज क्या पहनना है। हर मौसम में तो होती है लेकिन डेली होती है। तो जनाब इस वक्त ये जो खवातीन का मसला ना, घर बैठे जो खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, हम उनके मसले को हल करेंगे। ये सब जानने के लिए हमने डिजाइनर तस्नीम सदफ को स्टूडियो में बुला लिया। तस्नीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। और आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। और ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैंने आज जो जोड़ा पहना है वो तस्नीम का ही है। और क्या कमाल जोड़ा है ना, मतलब मेरी आज की टेंशन तो हल हो गई है, बाकी दिनों की भी मैं हल करवाऊंगी तस्नीम से। बिल्कुल। तस्नीम, मतलब बड़ा ये एक मुश्किल फैसला होता है ना डेली रूटीन में कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना। एक ये चीज़, फिर जब आप मौसम बदलता है तो आपको होता है कि यार हम भी ट्रेंडी हो जाए मौसम के साथ, हम भी फैशन को अडॉप्ट करें कि यार अच्छा गर्मी में ये चल रहा है, सर्दी में ये चल रहा है और आगे रमज़ान भी आ रहा है, फिर ईद भी है। तो मैं चाहूँगी कि क्या कुछ सरप्राइजेस हैं आवाम के लिए? इतने सारे सवालात एक साथ। हाँ बिल्कुल, समर जब स्टार्ट होता है तो डेफिनेटली वो भी हमारे यहाँ जो जिस तरह तेज़ी के साथ समर आता है, विंटर तो पता ही नहीं चलता कराची, बट ऑल ओवर पाकिस्तान में जैसे ही समर आता है तो बिल्कुल एकदम आपका ना माइंड चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि लाइट जो फैब्रिक है उसको यूज़ करते हैं, लाइक लॉन फैब्रिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इवनिंग में हम शिफॉन वगैरह को कर लेते हैं कि यूज़ उसको कर लें। कलर्स के अंदर भी चेंजेस आ जाते हैं, लाइक हमने तो खैर वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हुए हैं, बट ये कि इवनिंग में वाइब्रेंट, और जो आपका जो डे टाइम है उसके अंदर, या ऑफिस गोइंग जो टाइम होता है जो गर्ल्स के लिए, तो उसके अंदर लाइट पेस्टल कलर्स इन है। लाइक उसके अंदर बहुत सारे लाइक रोज़ पिंक, वाइट कलर, वाइट के सारे शेड्स, ये सारी चीज़ें मतलब यूज़ करें, अच्छा फील होता है। अच्छा, कलर्स का असर क्या होता है मौसम के हवाले से? अगर देखा जाए तो शदीद गर्मी में अगर कोई वाइब्रेंट डार्क कलर पहना हुआ है तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर कोई असर होता है या सिर्फ ये होता है कि दिखने में अच्छा या बुरा लगे? नहीं, आई थिंक बॉडी के ऊपर भी होता है। एक फीलिंग आती है कि आपको, मतलब ज़ाहिर है अगर हम इस वक्त बहुत बाहर, बिल्कुल एक हॉट, एक सन आपके सर पर है और आप बाहर खड़े हुए डीप रेड कलर में और बिल्कुल समर है, विंटर नहीं है, तो ज़ाहिर एक अजीब सी फीलिंग होती है और बॉडी को भी ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है आपको। और देखने वालों को भी अजीब फील होता है। हाँ, अजीब फील होता है, देखने वाले को गर्मी लगने लग जाती है वो देख के। एग्जैक्टली। मगर वाइब्रेंट में अगर आप येलो के शेड, जैसे आपने इतना खूबसूरत स्टूडियो बनाया हुआ है, लाइक मुझे कलर्स ही देखे ना कितना ज़बरदस्त प्ले हुआ है इसके अंदर, पैरेट ग्रीन और येलो और रेड, सारे कॉम्बिनेशन को आपने तो फुल लिया हुआ है, पिंक, ब्लू, सारे कलर्स तो आ रहे हैं। तो लाइक उस पर ये होता है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, पहनना क्या है, मतलब अपने आप को आप कैरी कैसे करें, क्या चीज़ वो लें, ये बहुत डिपेंड करता है। अच्छा तस्लीम, एक चीज़ हमने देखी है कि बहुत सारी खवातीन को ये नहीं पता होता कि आपने क्या पहनना है, कब पहनना है, और फिर ये होता है कि वो मतलब लोग शायद उन्हें कमेंट्स ऐसे कर देते हैं, इर्रेलेवेंट किस्म की जो ड्रेसिंग होती है। तो ये एक बड़ा, मैं चाहूँगी कि आप खवातीन को बताएं कि देखिए अगर आप ये एज है और ये एज है और इस मौसम में और इस टाइम में आप निकल रही हैं तो आप ये कलर या इस तरह का ड्रेस या इस कट का डिज़ाइन आप पहन सकते हैं। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि बहुत ही जिसकी हाइट छोटी है वो लॉन्ग शर्ट अगर पहन ले तो उन पे सूट नहीं करती। नहीं, गलत। गलत, मैं गलत हूँ, यानी सूट करती है बिल्कुल। अच्छा, 100%। और दूसरा मैं कहती हूँ एज का ताल्लुक आपके जो ड्रेसेस हैं उससे नहीं होता, कॉम्प्लेक्स जो नॉर्मली आपका कॉम्प्लेक्शन होता है उसका ताल्लुक भी आपका कलर से नहीं होता। तो ये बात तो आप लोग अपने माइंड से निकाल दें। जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, एग्जैक्टली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है कि बहुत फेयर होंगे तो ही डार्क कलर्स पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। नो, मैं इस चीज़ को नहीं मानती। उसके लिए एटलीस्ट अगर आपके पास डिज़ाइनर्स हैं तो आप डिज़ाइनर से एक मशवरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपकी शॉर्ट हाइट है उसके ऊपर लॉन्ग शर्ट बहुत खूबसूरत लगेगी। फुल लॉन्ग जो चौक खुले हुए होते हैं उसके ऊपर स्ट्रेट शर्ट्स और उसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र बहुत अच्छा लगेगा। उसके अलावा अगर आप थोड़े थिन हैं तो भी अच्छा लगेगा। हाँ, अगर आपका थोड़ा है कि थोड़ा बल्कि या फैट एक लुक आ रहा है उसके ऊपर ख़वातीन डिस्टर्ब होती हैं ज़्यादातर पाकिस्तान में कि
और ज्यादातर तादाद ऐसी ही खवातीन और हज़रात की होती है जो बेचारी जो हमारे यहाँ हाउस वाइफ्स हैं, काम कर रही होती हैं, वो उनको इतना केयर नहीं होती। बट ये कि वो एक दिन, अब जैसे रोज़े हैं, रमज़ान, अफ्तारी करना, जाना आना, मैं समझती हूँ ख़वातीन को रोज़ तैयार होना चाहिए और डेली, मतलब वो ये ना सोचें कि हम सिर्फ एक ही दिन, ईद के ही दिन तैयार होंगे या किसी शादी में जाना है तो ही तैयार होंगे, घर पे तो कौन तैयार होता है, ये कॉन्सेप्ट जो है। और अगर समर्स में वो सोचते हैं कि हम 3-4 लॉन के ड्रेसेस ले लें और उससे पूरा अपना चला लें, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। मैं समझती हूँ कि आपको डेली बेसिस पे तैयार होना चाहिए। खूबसूरत लगना हर औरत का वो है और कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है जितना इसको मुश्किल बना रहे हैं। लॉन के आप देखिए, लॉन पे आजकल साड़ी बहुत इन है। लाइक मेरे पास ऑर्डर्स हैं, मैं काम कर रही हूँ लॉन की साड़ीज एग्जैक्टली, हाँ, और बिल्कुल प्लेन कलर्स में भी, और उसके अलावा आपको उसके अंदर प्रिंटेड में भी इन है, लाइक डिजिटल प्रिंट्स हैं वो इन है, मतलब समर के अंदर। उसके अलावा स्कर्ट्स इन है, प्लाजो इन है, सिल्क के प्लाजो भी चल रहे हैं लाइट। अच्छा, ये बताइएगा, जैसा कि अभी महक ने थोड़ी देर पहले बात की, वो लोग जो कि डेली बेस पर तैयार होना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है सिलेक्शन किस तरह से करें, मूड के हिसाब से, कलर के हिसाब से, थीम के हिसाब से, तो कोई फॉर्मूला, आसान फॉर्मूला कि किस तरह अपने आप को आम मतलब रूटीन में ग्रूम रखा जा सकता है, खोल के खड़े में और 15-20 सिलेक्शन करनी किस तरह है यार आपने क्या पहना है। आपकी कबर्ड में वाइट ट्राउजर, बेज कलर का ट्राउज़र, ब्लैक ट्राउज़र मस्ट होना चाहिए। उसके अलावा ब्लैक स्ट्रेट शर्ट, उसके अलावा वाइट शर्ट, आपका जो मेन ब्राउन कलर, जो ब्राउन जो बेज कलर, उसकी एक शर्ट आपके पास लाजमी होनी चाहिए, भले वो स्ट्रेट में हो। आपको एकदम से अचानक जाना कहीं पड़ रहा है तो आप उसको इजीली वेयर कर सकते हो। वाइट के साथ आप ब्राउन को ले जा सकते हो, बेज के साथ आप ब्लैक ले सकते हो, ब्लैक के साथ आप कोई भी मतलब कलर चल सकता है। ये तो आपकी वार्डरोब में लाजमी होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस ये कि अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव ही ख़रीदें कि मेरा फैब्रिक इतना एक्सपेंसिव है तो मैं अच्छी लगूंगी। नो, इतने बाज़ार में इस वक्त रीज़नेबल फैब्रिक्स हैं, इतना कुछ मौजूद है, वैरायटी है कि मतलब अगर आप मेरी कलेक्शन भी जाके देखें तो बहुत, मतलब इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, रीजनेबल है, फौरन आप अफोर्ड कर अभी सकते हैं। आपने जो वेयर किया हुआ है ये वाइब्रेंट इसलिए कि इवनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। पर्पल के सारे शेड्स इन है, लाइलैक है, लेवेंडर, ये सारे इन है, तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होता इजीली। और स्पेशली मैं जेंट्स को भी बोलना चाहूंगी, यही आपसे बात कर रही थी कि आपकी मेंस की भी कलेक्शन है, किसी ने जेंट्स का भी सोचा वैसे तो मर्दों का भी हक है खूबसूरत लगने का। बिल्कुल, मर्द खूबसूरत होते हैं लेकिन मजीद खूबसूरत लगना चाहते हैं, जैसे खवातीन लगना चाहती हैं। आजकल लेडीज से ज्यादा जो है, सॉरी टू इंटरप्ट, एग्जैक्टली अभी ये बैठे हुए ना, मतलब ये मूव भी नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली। एक तो जिम जबरदस्त ज्वाइन किया हुआ सबने, और मैं कहती हूँ गर्ल्स को भी ज्वाइन करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। प्लस ये के साथ साथ दोनों को ही अपने आप को वो रखना चाहिए, फिट रखना है, और भैया आपने अच्छा दिखना है, अच्छा दिखने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खवातीन सोचती हैं कि जिम सिर्फ मर्द हजरात के लिए है, ज्यादातर मर्द हजरात बन जाते हैं, लेकिन अब एक मखसूस तबका तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर खवातीन, आप बताएं, उनको एजुकेट करें कि जिम जो है कोई आदमियों की जगह नहीं, वहाँ पर एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। मैं ज़ाती तौर पर, मैं और मेरी वाइफ, हम एक जिम में जाते हैं और हम साथ ही जाते हैं, रूटीन है हमारी, तो ये लाजमी चीज़ है, ये होना चाहिए। और अगर आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है जाना, तो इतने सारे आपके पास यूट्यूब चैनल्स या आपके अपने कितने प्रोग्राम्स में आ रहा होता है जिम का, तो आप उसको देख के भी घर में कर सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जा सकते। अदरवाइज आप वॉक जरूर करें, जरूर करनी चाहिए। डेली 30 मिनट से 15 मिनट्स आप कर ले, इनफ है आपके लिए, इनफ है। अच्छा, अगेन वही मैं मर्दों के हवाले से पूछना चाह रही थी कि खवातीन के लिए तो चले मुश्किल है, फलाना कट चल रहा है, इसके मुताबिक हमें जाना है, ये ट्रेंडी है, ये पहनना है। मर्दों के एक ही ट्रेंड रहता है, ये शलवार कमीज सीधा पहन लिया, पैंट कोट पहन लिया। मैं आपको कहती हूँ कि आजकल जो जेंट्स का जो ट्रेंड है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। उनकी जो शलवार कमीज़ में पटियाला, बलोची शलवार, सिंधी शलवार, स्ट्रेट शलवार प्लस ट्राउज़र्स पॉकेट्स वाले, वो स्मार्ट इन है। लॉन्ग कुर्ताज इन है, शॉर्ट कुर्ताज इन है, प्रिंस कोट हैं, वेस्ट कोट्स हैं, वास्केट है, लाइक इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब उनको तो डिफरेंट वो इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, कुर्ता जो ट्राउज़र। बल्कि आगे आपके जो कोई प्रोग्राम्स होंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोग को ड्रेसेस स्पॉन्सर करूँगी, ताकि नज़र आए कि तस्नीम ने क्या बताया और क्या नज़र आया। तो लाइक
कुर्ता आप कुर्ता और ट्राउजर भी रमजान शो में जैसे पहन सकते हैं, उसके ऊपर आप बास्केट भी ले सकते हैं, विदाउट उसके भी तो दो दफा यूज कर सकते हैं। इस कोट में बहुत सारी वैरायटीज हैं, फिर उसके बाद आपका फुटवेयर आ जाता है, एग्जैक्टली आ जाते हैं, खेड़ी आ जाती है, मेरे जो है वो प्रॉपर जो है हम लोग के जो शूज वगैरह हैं वो हम लोग खुद ही तैयार कर रहे हैं। तस्नीम ये बताएं, अब आगे चूंकि रमजान आ रहा है, फिर ईद की तैयारियां होती हैं, शदीद गर्मी एक्सपेक्टेड है, तो किस तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस तरह की चीजें आप रेकमेंड कर रहे हैं कस्टमर्स को कि आप क्या पहने? देखें, अभी तो सबसे पहले ना मैं बजट के ऊपर बात करती हूँ कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए, एक घर में हो जाता है ना। हम मेजॉरिटी की बात करें अगर तो बहुत इकोनॉमिकल। हाँ एग्जैक्टली तो उनके लिए तो यही है कि रमज़ानों में ये होता है कि अफ्तारी में ज़ाहिर है 4 to 5 years 10 टाइम्स तो अफ्तारी पे आपको जाना ही पड़ता है। तो उसके लिए ये कि लाइट जो रीज़नेबल रेट्स के जो होते हैं, हल्के फुल्के जो ड्रेसेस होते हैं वो आप यूज़ कर लें। लाइक बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होता, 10,000 के अंदर आ सकता है। इवन जो कुर्तीज़ हैं, अगर आप 3-4 कुर्तीज़ ले लें और उसके पास सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हर कुर्ती पे काम हो। अब आपने पहना हुआ इस पर सिर्फ लेस लगी हुई है, तो आप ओनली जस्ट लेस बाज़ार में मिल रही हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बटन्स हैं, लेस है, आप उससे भी अपने मतलब फैब्रिक को एक प्ले कर सकते हो, खूबसूरत बना सकते हो। अच्छे तरीके से अगर पहना जाए तो बहुत सादा सा जो ड्रेस है वो भी बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। और लड़कियों में तो कट्स इतने इन है, मुझे तो कट्स इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि लाइक अगर आपकी लॉन्ग शर्ट भी है लॉन की नॉर्मल, अगर आप इमेजिन करें कि आपने एक स्काई ब्लू लॉन्ग शर्ट पहनी हुई हो, सामने से सिर्फ एक कट आ रहा हो, ओपन कट, इधर सिर्फ सिंपल से बटन्स आ रहे हो विद लूप्स, प्लेन हो, सिर्फ यहाँ लाइट सी आपकी पाइपिंग आ रही हो लेस की, दैट्स इट। उसके ऊपर लाइट सा आपने मलमल का दुपट्टा ले लिया हो, ऑर्गेन्जा का, नेट का, सब रीजनेबल है। स्ट्रेट ट्राउज़र ले लिए, या अगर बहुत शौक हो रहा है तो आपने उसके नीचे वो ले लिया, प्लाजो ले लिया, हाई हील्स ले ली, पम्प्स ले लिए, सिंपल खुसे ले लिए, खूबसूरत लगेगा। तो बहुत प्यारे लगते हैं ना आपके। हाँ, अगर आपने प्लाजो पहना वो ये चूड़ीदार पजामा हो तो हाँ, से और ग्रेस बनती है। लाइक मैं सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आपने सिर्फ ड्रेस पहन लिया तो आप खूबसूरत लगेंगे, आपके उसके अंदर हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज हैं, एंड अगेन आपका मेकअप बहुत मैटर करता है कि दिन में जा रहे हैं आप, ये बाहर शाम में। अच्छा, अब जैसे बहुत सारी खवातीन हैं, हम लोग यहाँ आ गए, मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप कर दिया, काम हो गया, जो कि मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। बड़े ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत ओल्ड यहाँ पे मौजूद हैं दोनों, और बहुत हमेशा ख्याल करते हैं। हर एक के पास वो मेकअप आर्टिस्ट और वो नहीं होता, तो कुछ क्विकली ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो ईजीली आप सीख सकते हैं। लाइक आपने एक हल्की सी बेस रख ली, कुछ चीज़ें लाइट सी, मतलब आईब्रो का कर लिया, मस्कारा, दैट्स इट, लाइट सी लिपस्टिक लगा ली, फिर आपने अपना जो ड्रेस कैरी किया उसको आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप उसमें हील्स लेके चल सकते हो या नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं ना, और बहुत ज्यादा देर तक आप हील्स पहन भी सकते हैं हाँ, या नहीं, ये भी एक बहुत जरूरी है। अच्छा तस्नीम, अक्सर मैंने ये सुना है कि अच्छा मेरी अम्मा कहती है कि गर्मी है तो बेटा काला रंग मत पहनो, काले रंग में मजीद तुम्हें गर्मी लगेगी, तुम बाहर जाओगी तो वो लोगों को देख के उनको भी गर्मी लगेगी, तो काले रंग को पीछे रख दो। ऐसा ही होता है कि गर्मियों में काले रंग से अवॉइड करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं तो ब्लैक पहनी हुई हूँ, मेरा फेवरेट है। अच्छा, मेरे डीप कलर्स की जो खूबसूरती होती है ना, मतलब जो अल्लाह ताला ने जितने भी रंग रखे हैं सभी खूबसूरत हैं दुनिया में, जितना भी कुछ का जो ग्रेस है वो सबसे अलग है, वो सबसे अलग है। लाइक आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके देखो, उनकी कोई भी गैदरिंग्स हो रही हो, ब्लैक कलर को बहुत वो करते हैं। एग्जैक्टली, फॉर्मल गैदरिंग्स का तकरीबन ज्यादातर कलर तकरीबन उनका मतलब एक जो ड्रेस कोड ब्लैक ही होता है। बट अगर अभी जैसे समर के ऊपर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर आप इतनी तेज़ धूप में निकल के कहीं जा रहे हो तो ब्लैक, अगर आपने कुर्ती और ब्लैक ब्लैक आपने सूट पहनी है ना, अगर आपने फुल वो ले भी लिया तो आप उसके ऊपर कोई बेबी पिंक कलर का दुपट्टा ले लें, स्काई ब्लू ले लें, लाइट येलो मस्टर्ड ले लें, या अगर आपने मस्टर्ड पूरा लाइट सा ड्रेस पहन लिया, वाइट ट्राउज़र, सिर्फ ब्लैक आपने लाइट सा मलमल का वो ले लिया, शॉल जो समर्स की होती है, तो उसको बस ये होता है कि आपने कैरी कैसे करना है चीज़ों को। आप जो कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करें वो कर क्या रही है। अक्सर लोग होते हैं ब्लैक के साथ ही कुछ ऐसा अजीब सा कलर ले लेते हैं कि वो अजीब लगना शुरू हो जाता है। हाँ। बेहद शुक्रिया मौजूद थी, गुफ्तगू करने, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सिलेक्शन के हवाले से। और प्लीज़ जब भी आप कोई सूट पहने या कोई भी ड्रेस वेयर करें, बस ये सोचें कि आपकी पर्सनैलिटी पे वो सूट कर रहा है या नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
बैक और अब साथी एंकर फैसल करीम आपको ले जा रहे हैं थर के दरवाजे यानी 9 कोट किला की सैर को। जब भी सयाहत की बात होती है जहन में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात आते हैं। पूरी दुनिया वहां आती है घूमने फिरने सैर सपाटे करने, लेकिन आज हम आपको लेके आए हैं सिंध धरती में थर की सरजमीन पे। तो क्यों ना यहाँ की सयाहत को भी फरोग दी जाए, क्योंकि यहाँ पे किले हैं, यहाँ की मजहबी हम आहंगी देखने लायक है और यहाँ के पुराने मंदिर अपनी कहानी खुद बताते हैं। और जो कुछ नहीं बता पाते तो यहाँ शहद जैसे मीठे लोग आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और कहते हैं आओ थर जी सरजमीन में भली कार चाहूं था। सहराए थर का पासबान 9 कोट किला 1814 में मीर करम अली खान ने इसे तामीर करवाया। तब से लेके आज तक ये सिंध क्या पाकिस्तान क्या एशिया के बहुत ही कदीम और बहुत ही हसीन किलों में शुमार किया जाता है। पिछले कुछ सालों से इसकी तज़ीन व आराइश का काम भी किया गया है और अब ये महकमे सयाहत की काविशों की वजह से यहाँ पे सयाह काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अगर इसे गेटवे ऑफ थर डेजर्ट कहा जाए तो बेजाना होगा। तो आज आपकी सैर कराएंगे इस अजीमुशान और आलिशान 9 कोट किले की। इस किले के 11 वॉच टावर्स हैं जहां से पहरेदार बैठ के दूर दुश्मनों पे नजर रखा करते थे। इसके अलावा यहाँ पे बैरक्स हैं और जिंदान खाना है, असलहा और बारूद डंप करने का जो है वो डिपो है। और इसके अलावा क्या कुछ है सब कुछ यहीं बता दें क्या? आइए अंदर चलते हैं। और ये हम आ गए अंदर। एक आदमी की तो ये गेट खोलने के बस की बात नहीं है। तो खैर अब हम किले के अंदर मौजूद हैं। 9 कोट किला, नवा कोट किला, ये थरपारकर का अगर गेटवे कहा जाए इसको तो बेजाना होगा। और जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे ये आर्मी बैरक्स ये होते थे और यही इसका एंट्री गेट होता था। यहाँ पे तमाम तर फौजी जो है उनकी रिहाइशगाह ही होती थी। इस रिहाइशगाह की ख़ास बात यह है कि इसमें लकड़ी का कोई काम या और किसी मटेरियल का काम नहीं हुआ, बल्कि ये सारा ब्रिक्स और मिट्टी का काम है। ये जो दीवारें आप देख रहे हैं ऊपर का मसाला अलग है और नीचे जो है वो चूना और मिट्टी से ये चीज़ें बनाई गई हैं। सोचने की बात है कि आजकल की हमारी तामीरात उसमें कितने नुक्स निकल आते हैं, लेकिन 200 साल पुराने ये किले आज भी वैसे के वैसे अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़े हैं। 3 दहाइयों तक तालपुरों की शानो शौकत देखने वाले इस किले को फिर अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया। लेकिन फिर हुआ ये कि जमाने की सितम जरीफी की धूल यहां इतनी पड़ गई कि पिछले चंद सालों में यहां लोग आ भी नहीं सकते थे। यहां के सदर दरवाजे गिर गए, यहां की ईंटें उखड़ने लगी। अब हुकूमत सिंध और महकमे सयाहत ने इसका बीड़ा उठाया है। अब हम किले के जिस हिस्से में मौजूद हैं वो शाही खानदान के ज़ेरे इस्तेमाल रहता था। ये पीछे तालपुरों की रिहाइशगाह थी, इनके साथ साथ जो इनके नौकर चाकर थे उनके बैरक्स भी यहाँ पे मौजूद थे। कितनी अच्छी बात है कि अब इसकी रेस्टोरेशन के लिए भरपूर यहाँ पे काम भी किया जा रहा है। आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो शाही रेजिडेंस थी यहाँ की वो किस तरह की होती है। आइए आपको
सालपुरों की ये रिहाइशगाह, इसकी तज़ीन और आराइश का काम बाद में किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब इस किले को कैप्चर किया तो जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर ने इसकी कमान यहां पे संभाली। लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के बाद और पाकिस्तान बनने के कई अरसे बाद तक, यानी कि 1985 तक, इसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था। नतीजा ये हुआ कि किला कई जगह से टूट फूट का शिकार हुआ और कई जगह से तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। हर साल कई अफराद यहाँ सयाहत की गर्ज से आते हैं और उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि ये जो आलीशान किला है ये देखने से ताल्लुक रखता है। अब हम आपको दिखाते हैं ये तोपें, और इन तोपों के साथ हम क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये चंदर भाई आए थे और इन्होंने लिख के बताना ज़रूरी समझा कि मैं यहाँ आया था। चंदर भाई आए थे तो उनके साथ प्रेम भाई भी आए हैं, और प्रेम भाई ने जो है वो किले से अपनी मोहब्बत का इजहार अपना नाम लिख के किया। अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि और यहाँ पे कौन कौन आए थे। यहाँ पे आए थे ज्ञान भाई भी, और उन्हें शायद ये ज्ञान ही नहीं है कि इन टूरिस्ट साइट्स के साथ क्या क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ सूर्या भाई भी आए थे और अनिल भाई भी आए थे, और ये सब लेकर आए थे साथ में उमर भाई को भी। और उमर भाई को शायद घर में प्यार से डेड मैन बुलाते, तो इन्होंने वो भी नाम लिख के वो चले गए हैं, और आगे तो जो लिखा है मैं आपको बता भी नहीं सकता। खैर, तो गुजारिश आपसे ये है कि आप आएँ, एंजॉय करें, दुनिया को पाकिस्तान का, सिंध का, थर का ये चेहरा भी दिखाएं कि जो बहुत ही मुस्बत है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये हरकतें ना करें कि जिनसे हमें ये अंदाज़ा हो कि ना ही आपको सयाहत का ज्ञान है और ना ही आपको सिंध धरती और थर से प्रेम है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस किले में ये कुछ बैरक्स हैं। अब ये बैरक्स क्या है? कुछ तो यहाँ पे जो है वो बैरक्स असले खाने के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि डिपो के तौर पे। तो इसके साथ साथ जिंदान भी है, यानी कि जेल भी है, और जहाँ जिंदान होगी वहाँ पे फांसी घाट भी होगा। इस किले की तारीख बड़ी अहमियत की हामिल है, और उससे भी ज़्यादा अहम है ये जान लेना कि आज से कुछ बरस पहले ये बिल्कुल मुनहदिम होने के दर पे आ गया था। लेकिन उसके बाद टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने काविशें की, कोशिशें की। यहाँ के रखवालों ने ये भी बताया है कि हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि यहाँ जहाँ हम अब चहलकदमी कर रहे हैं आराम से, यहाँ मट्टी के ढेर आ चुके थे और कोई अंदर आ भी नहीं सकता था, दरवाजे भी गिर गए थे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा यहाँ पे बहाली का काम किया गया और अभी भी बहाली का काम जारी है। पुट ताजो नालो छा? भरत। ताजो नालो छा? रवीश। आप पुट ताजो नालो छा? अच्छा, ताजो नालो राजा। इनका नाम राजा है और इनके पीछे बादशाह का किला, ये राजा। लेकिन ये राजा ना पोशाक अच्छी है ना पैर में जूते हैं। सरहद पार बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स की शादियां इन बड़े बड़े किलों में होती हैं, और ऐसे किलों को होटल्स में तब्दील कर दिया गया है। अब आप ये किला देखें, ये इलाका देखें और आसपास की गुर्बत देखें। क्या वक्त नहीं आ गया है कि अब हम इन किलों के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी नजर डालें, ताकि ना सिर्फ यहाँ की तरक्की हो बल्कि आसपास रहने वालों का भी कुछ भला हो जाए। ये किले का हिस्सा नहीं, ना ही यहाँ कोई कदीम खजाना दफन है कि आप सोच रहे हैं कि यहाँ ताला लगा है। ये वॉशरूम है। 2018 में ये वॉशरूम्स यहाँ बनाए गए थे, और किस लिए बनाए गए थे? सयाह जब आएंगे तो इनको यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ इतनी तारीफ हो रही है रेस्टोरेशन की, वहीं इस चीज़ पे भी नज़र डालें तो वॉशरूम बनाए हैं, ताले क्यों हैं? कोई यहाँ से क्या ले जाएगा? ये अजीमुशान किला जो 3 दहाइयों तक
टालपुरों की मीरास रहा, फिर अंग्रेज के कब्जे में गया और अब सिंध हुकूमत की प्रोटेक्टिव तहवील में है। इस बात का तकाजा करता है कि ना सिर्फ यहाँ पे हुकूमती तवज्जो मजीद हो ताकि यहाँ से रेवेन्यू कमाया जा सके, बल्कि ये आपसे और मुझसे मुतालबा भी करता है। इसके दरोबाम ये चीख चीख के कहते हैं कि जो लोग, जो सयाह यहाँ पर आए सयाहत की गर्ज से, घूमने फिरने की गर्ज से, वो दुनिया को पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दिखाएं, वो दुनिया को पाकिस्तान का, सिंध का और थर का पॉजिटिव इमेज दिखाएं। और जब वो यहाँ से जाएं तो अच्छी यादें लेकर जाएं और इन दीवारों को अपने नाम और दीगर नुकूश वापस ना देकर जाएं। तो आपने देखा कि हमारी जो धरती है वहाँ पे कैसे कैसे नगीने हैं। ज़रूरत है इस बात की कि उस नगीनों को चमकाया जाए, और जब चमका दिया जाए तो लोग जब घूमने फिरने वहाँ जाएं तो उनकी चमक को मान ना करें। बिल्कुल, और इतना ही खूबसूरत है हमारा पाकिस्तान। तो जनाब, पाकिस्तान की खूबसूरती की बातें तो होती रहेंगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपसे मज़ीद चीज़ें भी हम शेयर करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। ऑनलाइन काम के लिए किसी दुकान की आपको ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बहुत से लोग ऑनलाइन कारोबार से लाखों रुपए महाना कमाते हैं। लेकिन ख़वातीन इस मामले में शायद अब पीछे नहीं रही हैं, या हम ये कह दें कि वो जो है मर्दों के शाना बशाना है, या फिर ये कह दें कि उनके लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म भी सामने आ रहा है जिस पर वो अपना कारोबार रजिस्टर करवा सकते हैं और महाना अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। यकीनन कुछ न कुछ मसले मसाइल तो होते हैं। तो अभी इन्हीं मसले को हल करने के लिए एक खातून ही ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां खातीन एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोडक्ट्स बिला किसी मुआवजे के अकाउंट बनाकर फरोख्त कर सकती हैं। तो आज की हमारी खास मेहमान है माही ज़हरा हुसैन, जो ना सिर्फ कम उम्र CEO का एजाज़ रखती हैं बल्कि हाल ही में उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता है। तो माही, सबसे पहले तो इस अवार्ड को जीतने पे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप खैरियत होंगी, ठीक ठाक होंगी। किस तरह ये आइडिया आया आपको? ऑनलाइन कारोबार तो सभी कर रहे हैं, तो आप इसमें स्पेसिफिकेशंस कैसे लेकर आई? थैंक यू सो मच। बेसिकली जी जो आइडिया था, मुझे खुद मेरी तालीम सारी मैथ्स और साइंस और डेटा में है, लेकिन मुझे खुद हाथ से चीज़ें बनाने का बहुत शौक़ है। एंड अब क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जो चीज़ें बना रहे हैं वो ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं और बेच रहे हैं, तो कोविड के दौरान मैंने ऐसी और बहुत ख़वातीन देखी जो कि पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत चीज़ें बना रही हैं और बेच रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि कोई एक जगह होनी चाहिए जिधर आप आके ये सब टैलेंट को आप एक्सप्लोर कर सकें। बिकॉज़ अभी ये है कि छोटी छोटी स्टोर्स हैं या छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं और हर एंटरप्रेन्योर को खुद मार्केटिंग करनी पड़ती है, खुद काम करना पड़ता है कि भाई लोग आएँ और उनसे ख़रीदें। तो आई वांटेड कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक जगह हो जिधर हम थोड़ा मेंटोर कर सकें और मदद कर सकें इन ख़वातीन की, यंग एंटरप्रेन्योर्स की, जो कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या हाथ से खुद बना रहे हैं, ताकि हम उनकी जो टेक साइड है कि वेबसाइट किस तरह चलती है, ई स्टोर किस तरह चलता है और मार्केटिंग ऑनलाइन किस तरह होती है, उसमें हम उनकी हेल्प कर सकें और वो फोकस करें अपने प्रोडक्ट को बनाने में और अपने ब्रांड को बनाने में। अच्छा माही, जैसे अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाऊँ, मैं किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ? मैं किस तरह से अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करवा सकती हूँ? मैं किस तरह से आपकी टीम का हिस्सा बन सकती हूँ? सो बेसिकली जी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सिंपल रखा है प्रोसेस। आप वेबसाइट पे जाइए और उधर एक ऊपर स्टार्ट शॉप का बटन होता है, ओपन शॉप, उधर आप क्लिक करें, अपनी आप डिटेल्स भरें
कि आप का नाम क्या है, हम आपसे किस तरह कांटेक्ट करते हैं, और टीम हमारी आपसे फिर कांटेक्ट करेगी और आपको पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में बताएगी, और अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आपकी हेल्प भी करेगी कि आप अपनी शॉप ओपन कर सकें। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हम अभी शुरू में हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाएं और उनको दिखाएं कि ये कितना आसान है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम ट्रेनिंग्स भी देना शुरू करेंगे, बिकॉज द होल आइडिया इज़ कि आप लोगों को एजुकेट करें कि वो ऑनलाइन सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। तो हम लोग ब्रांडिंग पे, ऑनलाइन मार्केटिंग पे, इन सब चीज़ों पे हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करेंगे, कोर्सेज भी देंगे। ओके, ज़बरदस्त। आपने गालिबन 100 से ज़ायद या 120 ख़वातीन की मेंटोरिंग भी की है। ये क्या प्रोसेस था और किन किन की मेंटोरिंग की, क्या रिजल्ट रहा है इसके, ज़रा ये बताइए। ये जी अभी हमारी एक ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट है। इनमें से काफ़ी औरतें तो इस प्लेटफॉर्म पे भी अब अपनी दुकानें खोल रही हैं। अगेन लाइक आई सेड, आइडिया हमारा ये है कि हम इनको लेके चलें और इनको एजुकेट करें साथ साथ। बहुत सी ऐसी ख़वातीन आपको मिलेंगी, आपको यंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जिनको चीज़ तो बनानी आती है बट उनको ब्रांडिंग का नहीं पता, उनको मार्केटिंग का बिल्कुल नहीं पता, उनको टेक्नोलॉजी का नहीं पता। बहुत बेसिक ये स्किल्स हैं जो अगर थोड़ा थोड़ा भी इनको कोई बता दे तो इनकी सेल्स बहुत ऊपर जा सकती हैं। तो वो हम अभी इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा एक प्रोग्राम चला रहे हैं, जब हम इन लोगों को लेके आ रहे हैं और जिनको हमें लगता है ज़रूरत है मदद की, हम उनकी साथ साथ मदद भी करेंगे, इनको मेंटोर भी करेंगे। सही है। अच्छा माही, एक रफली आइडिया क्या है कि खातून माहाना कितना कमा सकती है, या एस्टिमेटेड हम ये कहें कि इतने से लेके इतने तक उसकी जेब में पैसा आ जाता है घर बैठे बैठे, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने आप को इस रेंज तक जो है वो इंडिपेंडेंट बना सकती है? देखिए जी, विद दिस तो द स्काई इज़ द लिमिट। जहाँ तक ई कॉमर्स आ गया है, और अगर आप पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो माशाल्लाह अब आबादी हमारी इतनी ज़्यादा है और हमारे पास बाइंग पावर बहुत है। ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये सेकंड फेज़ में बाहर भी हम लोगों को ऑप्शन देंगे कि वो अपनी सेल्स यूके में, यूएस में, यूरोप में कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि जी इसमें तो मतलब ज़ीरो से लेके आसमान तक आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बात सारी एंड में आ जाती है आपके पैशन की, क्योंकि कोई भी काम जो करने के लायक होता है वो आसान नहीं होता। तो ये नहीं है कि बंदा 4 दिन के लिए आप अपनी एक चीज़ चलाएं और अगर आपकी कोई सेल ना हो तो आप मायूस हो जाएं, ये नहीं हो सकता। तो हमें ये बहुत सिखाना है लोगों को कि यू हैव टू परसिवियर, यू हैव टू कीप गोइंग। आप कोशिश करते रहें, आप ट्राई करते रहें, आप हमारे से रुजू फरमाएं, हम आपकी मदद करेंगे। मेरा ख्याल है कि 30 से 40 हज़ार की आमदनी करना मुश्किल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और ये मैं आपको लोअर एंड पे बता रही हूँ। और जब आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट्स खुल जाती हैं तो फिर तो ये नंबर भी छोटा है। ओके माही, इससे पहले कि मैं आपसे एक कोई भी सक्सेस स्टोरी आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, एक मेरा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ दूर दराज इलाकों में जो हमारे हैंडी क्राफ्ट्स हैं, जो हमारे हैंड प्रिंटेड शॉल हैं, वो रिल्ली हो जाए या फिर वो अजरक हो जाए या फिर वो थर की साइड पे जो उनकी स्पेशल चादर होती है, इस तरीके की चीज़ें सदर्न पंजाब में जो उनके ब्लू एंड वाइट मोज़ाइक से चीज़ें बनी हुई होती हैं, वहाँ पे जो ख़वातीन इतनी, और घाटी पे जितना काम होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, वो ये कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग है वो इतनी कम होती है और उन बेचारियों को मार्जिन भी इतना कम मिलता है। वाई? बिकॉज मिडल मैन जो बीच में आ जाता है ना, तो उसने सारी जो है ना तबाही फेर देता है। वो टेक्नोलॉजी लाने से एक चीज़ तो ये हुई है कि इस मिडल मैन को जो है ये ज़रा साइड हुआ है। बाकी ममालिक में, हमारे मुल्क में आप समझते हैं कि अभी टाइम आ गया है कि ऐसी ख़वातीन को भी हम ट्रेनिंग दें। आई नो मैं एक बहुत बड़ी आस्क कर रहा हूँ ये कि ऐसी ख़वातीन को जो दूर दराज इलाकों में है, लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ टेक्नोलॉजी और ये जितनी तेज़ी से फैल रही है, अब इन ख़वातीन को भी हमें इस नेट में लाना चाहिए। बिल्कुल लाना चाहिए, और ये आप बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी आस्क नहीं है। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर रोड मैप, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर प्लान। इनको ही जब हम एम्पावर करेंगे तभी मज़ा आएगा।
देखें, आप किसी के पास एक प्लेटफॉर्म लेके जाएं जिसको ऑलरेडी सारी टेक्नोलॉजी का पता है, जो कि किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते थे, तो वो तो फिर मज़ा नहीं ना आया प्रोजेक्ट का। मज़ा तो तब आएगा जब हम इन औरतों तक पहुंचेंगे, और ये हमारा है गोल कि हमने इन लोगों तक पहुंचना है, इनको ये स्किल्स देनी है। और फ्रैंकली ये स्किल्स इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है सीखनी। तो गोल हमारा यही है कि इन तक पहुंचना है, ताकि इनको प्रॉपर एक इनकम मिले जो वो मेहनत करती हैं, काम करती हैं, और इनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे। सही। और माही, जैसे फैसल भी कह रहे थे कि हम चाहेंगे कि आप एक सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। आप मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहती हैं कि इस प्लेटफॉर्म की जर्नी के बारे में? बिल्कुल 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 बिल्कुल, या फिर किसी और की अगर जर्नी का जिक्र आप हमारे साथ करना चाहें तो। सो बेसिकली मेरी खुद मैथमेटिक्स में है, सारा मेरी एजुकेशन है। जब टेक्नोलॉजी कंपनी मैंने ज्वाइन की, तो अभी हम मोस्टली जो काम करते हैं, हम बाहर के मुल्कों में कंपनीज के साथ काम करते हैं। यहाँ आने का और लोकल मार्केट में काम करने का बस एक ही मकसद है कि हम किसी तरीके से बेहतरी ला सकें टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिस तरह आप कह रहे हैं। और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑलरेडी हमें इतनी कहानियों का पता लगा है, इतनी यंग लड़कियों ने हमें लिखा है, कुछ हमें सिंगल मदर्स ने लिखा है जो अपनी बेटियों को, बच्चों को बड़ा कर रही हैं, दे वांट टू एजुकेट देम। और मेरा ख्याल है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मदद बहुत हो सकती है। बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। कुछ बिजनेस स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं और उनको ज़रूरत है कि वो थोड़ी सी इनकम अपनी कमाएं, लेकिन वो कुछ बनाती हैं बट उनको नहीं पता वो कहाँ बेचें। तो जब उनको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो वो बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने हमें ख़त लिख रहे हैं लोग कि थैंक यू सो मच, इस तरह का प्लेटफॉर्म हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। और एक जो चीज़ आई थिंक मसला होती है, लोगों के पास बजट कम होता है। तो क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये है कि आपकी कोई साइन अप फीस नहीं है, कोई कमीशन नहीं हम चार्ज करते, आपकी शॉप बिल्कुल फ्री है, तो ये काफ़ी लोगों के लिए एक अच्छी बात हो जाती है कि अच्छा चलो हम ट्राई करते हैं, और अगर नहीं भी चला तो कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि एक वो भी तो बहुत बड़ी बात होती है ना, अगर आप एक छोटे से अमाउंट से भी अगर आप शुरू करें, 2000-3000 रुपये महीना अगर आप किसी से सब्सक्रिप्शन लें, तो वो उनके लिए एक बड़ी अमाउंट हो सकती है, और वो एक उनके रास्ते में रोड ब्लॉक हो सकता है कि भाई हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमें इतने पैसे चाहिए। तो वो चीज़ जो हमने एक रिमूव की है, उसकी वजह से काफ़ी ऐसे लोग आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, जो आई एम होपिंग कि 6-8 महीने में मैं आपके साथ उनकी सक्सेस स्टोरीज शेयर करूँगी। जबरदस्त। और क्योंकि अभी तो हमें पता है कि वो शुरू कहाँ से कर रहे हैं। माही, मुझे आखिर में ये बताती जाएं, व्हाट्स योर बिजनेस मॉडल देन? ऑब्वियसली जितना भी ये तमाम तरह ऑनलाइन काम होता है, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो खर्चा आता है। यूसुफ सेड कि जी आप कोई सब्सक्रिप्शन या इस तरह की चीज़ तो नहीं करते, तो आप इसको रन कैसे करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट को? सो बेसिकली जी, अभी तो दिस इज़ आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। ये एक मेरी कंपनी का इनिशिएटिव है कि जिससे हम कोई लोकली कोई चेंज ला सकें। इवेंचुअली जब हम इंटरनेशनल मार्केट्स खोलेंगे, जब हम अपनी ट्रेनिंग्स लेके आएंगे, जब हम ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग आपकी रैंप अप करेंगे, तो उसमें हम फिर थोड़ा सा कुछ चार्ज करेंगे। बट आई वांट टू मेक श्योर कि जब मैं चार्ज करना शुरू करूं तो सेलर्स एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं जिधर उनके लिए इट मेक सेंस और वो फीस पे कर सकते हैं। सही। शुरुआत में बंदा पहले ही थोड़ा घबराया हुआ होता है, तो शुरू में मेरा ख्याल है इस तरह का कोई हर्डल आपके सामने नहीं होना चाहिए। बट इवेंचुअली जब हम आपको और सर्विसेज देंगे, आपकी सेल्स और बूस्ट करेंगे, तब हम शायद छोटी सी कोई कमीशन चार्ज करें। ठीक है माही, बेहद शुक्रिया। रंगों की बात करते हैं। फराज, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? आई थिंक 2-3 है। हाँ, कोई एक कलर जो है ना वो सूट नहीं करता। जाहिर है कभी रेड अच्छा लग रहा होता है, कभी ब्लू अच्छा लग रहा होता है। जी, तो रंग जो हैं आपकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। कपड़े हों या फूल हों, अगर उनके रंग खिले होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो आपकी तबीयत पे आपकी तबीयत पे बड़ा अच्छा खासा असर पड़ता है।
रंगों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए कहते हैं ना कि आप थोड़े से चूज़ी हो जाएं जब आप कपड़े खरीद रहे हो या अपने घर में फ्लावर्स के हवाले से कोई डेकोरेशन कर रहे हो। लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। फितरत तो नाम है रंगों का, रंग है तो जिंदगी है, रंग नहीं तो कुछ भी नहीं। गर्मियों के इस मौसम में ये रंग ही तो है जो तबीयत को मस्त बना देते हैं। कौन सा रंग आपकी शख्सियत पर कैसा असर डाल सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। गर्मियों की आमद है। एक तरफ जश्न बहारा मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ खूबसूरत रंगों के मलबूसात मार्केट का हिस्सा बन गए। गर्मियों के मौसम में लड़कियां चाहती हैं कि वो ऐसे रंग पहने और ऐसे फूल सामने हो जो आंखों को तस्कीन और खुशी बख्शें। थोड़े से डार्क कलर्स भी पहने जा सकते हैं जब रात का वक्त हो, लेकिन यूजुअली गर्मियों में सनलाइट एब्जॉर्ब होनी होती है, इतना कुछ होता है, तो इसलिए लाइट कलर्स बेहतर होते हैं। मैं गर्मियों में आमतौर पर लाइट कलर्स पहनना प्रेफर करती हूँ। जितने भी हमारे बेसिक प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स हैं उनका लाइटर शेड। लाहौर की धूप में आई वुड प्रेफर टू वियर द लाइटर एंड द ब्राइटर टोन्स विद द पेस्टल कलर्स डेफिनेटली। माहिरीन नफ्सियात डॉक्टर इरम कहती हैं कि हर वक्त पहने जाने वाले शोख रंग तबीयत में तल्खी पैदा कर सकते हैं। गर्म मौसम में हल्के और कूलिंग कलर्स राहत और तस्कीन का बायस बनते हैं। आजकल गर्मियाँ हैं तो जो कूल पैलेट्स हैं जैसे ग्रीन है या ब्लू है या एक्वा के जो शेड्स हैं, इनको कंसिडर किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसमें काम इफेक्ट है, सूदिंग इफेक्ट है। ये कलर नेचर से रिलेट करते हैं। सोचें कि ये झील का कलर है, ये आसमान का कलर है, तो ये इसके अंदर बहुत गहराई है। ये डीप कलर्स हैं, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दीनेस ये एग्जिबिट करते हैं। फ्लावर और कलर आर्टिस्ट शाइस्ता कहती हैं कि शोख रंग जिंदगी में मायूसी, थकावट और उलझनों को भूलने में मदद देते हैं। चाहे मूड आपका कैसा भी हो, अगर आप ब्राइट कलर्स देखते हैं या उसको आप प्ले अप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली फिर आप चेयर अप हो जाते हैं। तो सेम इज़ द केस विद आप क्लोथ्स, आप कपड़े भी आप देखें। ज़रूरी नहीं कि गर्मी आ गई तो बिल्कुल ही आप लाइट कलर्स पे जाएं। मेरी ओपिनियन ये है कि गर्मियों में भी ब्राइट कलर्स पहने जा सकते हैं। रंग कोई भी हो जिंदगी के हुस्न में इजाफा करते हैं। फर्क इतना है कि जिंदगी के हालात की तरह रोजमर्रा में भी अगर रंग तब्दील हो जाएं तो ना सिर्फ मूड खुशगवार होता है बल्कि दिमागी उलझनों, डिप्रेशन, गुस्सा और बेचैनी से भी निजात मिल सकती है। कैमरामैन उमर अजीम के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। रंगों भरी रिपोर्ट आपने देखी। इसी पर बात कर लें, डॉक्टर माहीन रिजवान माहिर नफ्सियात हमें ज्वाइन कर चुकी हैं लाहौर स्टूडियो से। डॉक्टर साहब आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। कहते हैं ना कि अगर आपको रंगों की कलेक्शन और उसको चूज़ करने की सेंस हो तो आप बड़े रंगीन हो जाते हैं। कुछ रंगीन मिजाज लोग भी होते हैं। सबसे पहले तो मैं रंगों के हवाले से बात करूंगी कि ये सिलेक्शन कितनी ज़रूरी है कि आपने किस वेदर को देखते हुए कौन सा रंग लेना है, या ये चीज़ कितनी ज़रूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी पे कौन सा कलर सूट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। बहुत अच्छा आपने टॉपिक सेलेक्ट किया कि जो कलर्स होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, कौन सी पर्सनालिटी पे कौन सा कलर जो है वो सूट करता है, किस तरीके की होती है। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो डेफिनेटली एटलीस्ट अगर वो बाइपोलर या मेनिक के साथ आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा शोख रंग के कपड़े पहन कर आएंगे, तो उससे हमें थोड़ा बहुत उनकी पर्सनैलिटी का पता चल जाता है, थोड़ा बहुत उनकी असेसमेंट का पता चल जाता है कि क्या है। जो मेरे ख्याल से हम कलर वाइज अगर हम बात करें तो सबसे सूदिंग कलर जो होता है वो ग्रीन होता है और ये कन्फ्यूजन को दूर करता है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप पार्क में जाएंगे आप खुद रिलैक्स फील करेंगे, नेचर को देख के रिलैक्स फील करेंगे, आपके अंदर खुद एक एनर्जी आएगी, एक बूस्ट आएगा कि आप डिसीजन पावर आपकी स्ट्रांग होती है। ग्रीन कलर जो होता है उसके अंदर स्पेशली जब आप पार्क्स में जा रहे हैं आपको खुद आपने फील किया होगा। सेकंड है पर्पल कलर। जैसे पर्पल कलर होता है उसको हम एक रॉयल कलर के तौर पे यूज़ करते हैं, फैंटेसी के तौर पे यूज़ किया जाता है और ये स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को,
और साइकोसिस, ऑब्सेशन, इन सारी जो इलनेसेस हैं साइकाइट्रिक इलनेसेस, इनको ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू कलर। ब्लू कलर यूजुअली हम जो है ना सूदिंग कलर होता है और ये एक आपकी हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है, आपकी डिप्रेशन को रिलीज करता है, आपका इसको ना समझा जाता है कि इट्स एन ऑनेस्ट कलर, बिल्कुल एक प्योर, जैसे एक वाइट है, वाइट को भी हम ऑनेस्टी के अंदर लेकर आते हैं, प्योर में लेकर आते हैं, फ्रेश होता है, एयरी कलर होता है, फ्रेश। नेक्स्ट फिर जो हमारे पास आता है एक रेड कलर। रेड कलर यूजुअली देखा गया है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कलर है, तो इससे हमें ना एक एनर्जी की वाइब आती है, बूस्ट की वाइब आती है, कॉन्फिडेंस की वाइब आती है, सेल्फ एस्टीम हमारा बढ़ जाता है। उसके अलावा ऑरेंज कलर की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कलर की एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ऑरेंज कलर जो है वो आपकी भूख को बढ़ाता है और क्या कहते हैं हैप्पीनेस को इंक्रीज करता है, आपकी डिप्रेशन को रिलीज करता है, शाइनेस को दूर करता है। इसी तरह पिंक जो है, पिंक आपने देखा होगा कि यूजुअली ये फेमिनिटी का कलर है, खवातीन ज्यादा पिंक के ऊपर फोकस करती हैं, एक सॉफ्ट सा कलर होता है, कोई भी पहने तो एक सॉफ्ट इमेज आता है। इसलिए हम ये डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स वगैरह जो होते हैं इनकी ट्रीटमेंट के अंदर हम देखें, हम उनको सॉफ्ट कलर्स एडवाइस करते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहने, हल्के रंग के, बिल्कुल ज्यादा शौक ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एंगर को ट्रीट करते हैं। इंसान का जो मूड होता है उस पर कलर का कितना असर होता है कि आपने आज जो कलर वेयर कर रखा है या आपके इतराफ में जो कलर है उस हिसाब से आपका जो मूड है, आपका जो जहन है, उस पर भी इसका कोई असर होता है? और उसमें ये भी ऐड कीजिएगा क्या खवातीन और मर्दों के लिए ये असरात अलग अलग होते हैं? देखिए हर एक पे ना पर्सनालिटी वाइज डिपेंड करता है थोड़ा सा, ठीक है। यूजुअली मूड पे ऑब्वियसली अगर आपका सुबह सुबह उठते हैं अक्सर लोगों का मूड बहुत चिड़चिड़ा होता है, जो भी उनको रंग नजर आए वो पहन लेंगे, लेकिन अगर किसी का मूड अच्छा है तो वो ब्राइट कलर्स की तरफ जाएंगे, ज्यादा अच्छे तैयार होने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर किसी का मूड डल है, सुबह उठते साथ ही कोई डिप्रेशन का पेशेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो वो बिल्कुल ही लो कलर के कपड़े पहनेगा, अपनी तैयार होने की भी वो उसमें नहीं जाएगा कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा तैयार हो रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। सेकेंडली ऑब्वियसली हमारी जो सोसाइटी है उसमें देखा गया है कि जो फीमेल्स और मेल्स हैं उसमें थोड़ा कलर डिफरेंस इस तरीके से आता है कि अगर कोई मेल पिंक कलर के कपड़े पहन ले तो उसको हम कहते हैं कि इसने पिंक कलर के कपड़े क्यों पहने हैं, थोड़ा सा डार्क पहन ले, पर्पल पहन ले, तो वो थोड़ी सी हम खुद जजमेंटल हो जाते हैं, टेक्निकली हम खुद से इवेल्युएट करने लग जाते हैं कि नहीं इसने तो पिंक कलर के कपड़े पहने हैं, इसने पर्पल कलर के बंदे ने कपड़े पहने हैं। ब्लैक अगर कोई पहने तो हमें मर्द ब्लैक बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ब्लैक एक पावरफुल कलर है। आपने देखा होगा कि जो हमारे जजेस होते हैं उन्होंने ब्लैक पहना होता है, जो वकील होते हैं, जो पावरफुल साइड होती है ना वो ब्लैक की तरफ होती है। लग्जरियस कार्स हैं वो ब्लैक होंगी यूजुअली, लेकिन ब्लैक का साथ में एक नेगेटिव इफेक्ट भी आता है कि आपने अक्सर वो मुहावरे भी सुने होंगे कि एक ब्लैक शीप है, ब्लैक मेल करना है किसी को तो उसमें भी ब्लैक का कलर ही आएगा, तो ब्लैक के थोड़े से ही नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। घर की बड़ी खवातीन होती है ना वो अक्सर लड़कियों को मना करती हैं कि आप काला रंग ना पहने और कुछ मखसूस ऐसे इवेंट्स होते हैं उस पर काला रंग पहनने से भी मना किया जाता है। अच्छा अगर हम एज वाइज बात करें, जैसे बच्चों की एज है, फिर आप उसके बाद टीन एज से जब आप बाहर निकल आते हैं, फिर आप जब 40 प्लस पे चले जाते हैं तो एज भी बहुत ज़्यादा वेरी करती है कि आप इस एज को मद्देनजर रखते हुए ये वाला कलर सेलेक्ट करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि अक्सर हमारी जैसे सोसाइटी है ज़रा सी एजड खवातीन होगी तो हम उनको कहेंगे थोड़े डल कलर के कपड़े पहने, शौक कलर के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े लाइटर शेड्स के अंदर हैं। और अगर हम वेस्ट में देखें तो आपने देखा होगा कि जितनी वेस्ट की लाइक 45-50 प्लस एजड खवातीन है वो सारी ब्राइट कलर्स पहनती हैं जस्ट टू बी फ्रेश, टू फील फ्रेश, अंदर से फ्रेशनेस की फीलिंग आती है उनके अंदर। हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर उनको कहते हैं नहीं जी लाइट कलर्स के कपड़े पहने। और दूसरी आपने बड़ी अच्छी बात की कि स्पेशल इवेंट्स होते हैं तो उनके ऊपर हम कहते हैं जी ब्लैक नहीं पहनना, वाइट नहीं पहनना, किसी की शादी पे जा रहे हैं तो ब्लैक नहीं पहनना, वाइट नहीं पहनना। वेस्ट में देखें तो शादी का कलर ही वाइट होता है हमारी। इसी तरह अगर हम उस सेंस में देखें अगर किसी की फौतगी हो गई है तो क्या या हम ब्लैक पहनेंगे या हम वाइट पहनेंगे, हम कोई कलर का बीच में नहीं जाएंगे। तो इससे कोई कलर इफेक्ट नहीं होता कि आपकी क्या कलर आपने पहना हुआ है, किस तरीके से पहना हुआ है। आप अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा कि बच्चों के लिए कौन से कलर्स जो है वो चूज करने चाहिए ताकि वो बहुत काम रहें, इत्मीनान में रहें, चिड़चिड़े ना हो जाएं, खास तौर पर बच्चों के लिए, ताकि उनका जो ब्रॉटअप है उसमें भी उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके।
बिल्कुल, जैसे बच्चे हैं देखें उनके ऊपर लाइट कलर्स जो हैं वो ज़्यादा सूट करते हैं। जैसे लाइट ग्रीन कलर है उसमें वो फ्रेश लगेंगे। पिंक कलर लड़कियों के ऊपर स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, जो फ्रॉक्स वगैरह पिंक पहन के आ रही होती हैं। ब्लू कलर है, जितने फ्रेश कलर्स है ना, ऑरेंज है, मतलब लाइट ऑरेंज की तरफ आप रहें तो वो ज़्यादा फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। सही। तो इस तरह बच्चों का जो अपना चिड़चिड़ापन वगैरह सारा कुछ हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा, अगर बच्चों को आजकल आपने देखा ही होगा कि हमारे पास भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स आ रहे होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा तैयार करके, बहुत ज़्यादा ब्राइट कपड़े पहन के, तो वो फिर देख के भी ना आंखों को भी ज़रा कुछ अजीब सा चुभन टाइप होती है कि इतना छोटा सा बच्चा और उसको इतना ज़्यादा तैयार करके आप लेकर आए। तो बच्चों को बच्चा ही रहने दें और उस हिसाब से उसको ट्रीट करें। लाइट कलर्स के कपड़े पहनाए ज़रूर, डार्क कलर के कपड़े पहनाए, इसमें मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आप मौके की मुनासबत देखते हुए उस हिसाब से पहनाएं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक वंस अगेन। जरा लाहौर का रुख करते हैं जहां जिन्स तब्दीली का रुझान बढ़ने लगा है। पुलिस कांस्टेबल वहीदुल जमान ऑपरेशन करवाकर ख्वाजा सरा बन गए हैं। मर्दों से ख्वाजा सरा बनने की एक कहानी आखिर क्या है? शाहीन मिशाल की रिपोर्ट में आपको पहले हम दिखाते हैं, फिर इस पर बात भी करते हैं। जब मैं पुलिस में थी तो मैं जब जाती थी वर्दी पहन के, यूनिफॉर्म पुलिस वाला पहन कर, तो सब लोग सलूट करते थे, सलाम करते थे। कोई कहता था हमारे लाइसेंस बनवा दें, कोई कहता था मैं डुप्लीकेट लाइसेंस बनवा दें, कुछ कहता था कुछ कहता था कुछ, सारे भाईजान ये वो। तो अब तो जाहिर लानते ही लोग भेजते हैं कि ये क्या बन गया है। मिलिए साइमा से, जो कभी वहीदुज़्ज़मा था। पैसे के लालच ने इसे पुलिस कांस्टेबल से ख्वाजा सरा बना दिया। साइमा, मुझे ये बताएं कि ख्वाजा सरा बनने का ख्याल कैसे आया और एक मर्द से ख्वाजा सरा बनने तक का सफर क्या है आपका? जी, मैंने तकरीबन 10-12 साल जॉब की है पुलिस में। तो मेरा ना ख्वाजा सराओं के घर में आना जाना था, यानी कि मेरे दोस्त वगैरह से ख्वाजा सरा कुछ ये कहते थे आप पुलिस में हैं तो आपकी तो सैलरी भी 3000 है। उस वक्त 3250 होती थी, ये 96 की बात है। तो हम तो एक दिन का कमा लेते हैं फंक्शनों वगैरह में, ये बधाइयाँ लेने जाते हैं, ये बहुत सब्ज़ बाग दिखाते हैं। तो फिर इन्होंने मेरा परेड करवा दिया। बस इन्होंने मुझे ये मजबूर करते थे और इनके घर में आकर लालच पे आ गई थी मैं। कहते हैं ये मकान मिलते हैं, जेवर मिलता है, गुरु का जो भी होता है ये मिलता है, मतलब तरह हर किस्म की वही अपने जाल में फंसाने के लिए ये बताते हैं ना। तो मैं भी देखती थी जे इनका चेहरा खूबसूरत होता था, कोई दाढ़ी वगैरह नहीं होती थी, लड़कियों वाले कपड़े पहनते थे, जिससे इनका लड़कियों वाला होता था। तो मेरे ज़हन में भी आ गया मैं भी लड़की बन जाऊं। जब ये परेड करवाते हैं तो ऑटोमेटिक ही चेहरे के बाल, वो मसलन जिस्म वगैरह के बाल ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाते हैं, इसीलिए तो परेड करवाते हैं लड़की नजर आए लड़की बनने के लिए। जिन्स बदली तो दुनिया ने ऐसा पलटा खाया कि अब साइमा की जिंदगी पछतावा बन चुकी है और आंखें आंसुओं की मकीन। ये अब तो पछतावा है, पछताती हूँ, रोती हूँ, क्या करूँ अब, किसको बताऊँ अपना दुख। सब कुछ छीना जाता है। कोई फंक्शन पे, मेहंदी पे, शादी पे, मेरे भांजे की शादी हुई थी, मेरी दूसरी बहन जी, कोई भी नहीं मुझे बुलाता, आने नहीं देते, शर्म आती है, कहते तुम एक ख्वाजा सरा हो। जबरदस्ती तो जा नहीं सकते क्योंकि वो भी ठीक है, बरादरी में उनकी बेइज्जती होती है, सब बरादरी इकट्ठी होती है। साइमा ने ऐसा जुआ खेला जिसमें वालिदैन, बहन भाई सब रिश्ते हार गए। 12 लाख दे विच दे रही माइयो अपने, जेड़ा कोई नवारेगा या रखेगा वो दून करके देगा। घर वाले तो नहीं मिलते ना, वो नहीं मुंह लगाते घर वाले। माँ बाप तो फौत हो गए, उनको पता चला तो मेरे बाप को अटैक हुआ था, यानी कि जब पता चला उसको अटैक हो गया, क्योंकि हम 2 भाई थे, एक बहन थी। तो वालदा भी फौत हो गई गम से, वालिद भी फौत हो गए। तो अब तो बहन भाई हैं, बहुत ही मुँह लगाते किसी गमी खुशी में। ख्वाजा सरा बेचारे रो रही हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, फिर ना वो आगे के रहते हैं ना पीछे के रहते हैं। ये इसीलिए तो परेड करवाते हैं, जो फिर वापस भी नहीं जा सकता क्योंकि सारी जिंदगी इधर रहना पड़ता है ख्वाजा सराओं में ही। फैमिली भी छोड़ देती है, उनको पता है अब ये कहीं भी नहीं जाएंगे। वो सही जिंदगी थी, ये जिंदगी नहीं सही। सब बहना भाई भी थे, माँ बाप भी थे, रिश्तेदार भी थे।
अब कुछ भी नहीं, हर चीज़ सैमा जब बनी हूँ हर चीज़ ही मेरी ख़त्म हो गई है। साइमा की एक और ख्वाजासरा साथी काशी ने खुद को इस दलदल में गिराकर अपने घर वालों को गुर्बत की दलदल में गिरने से बचा लिया। मेरा एक गरीब घराने से लिंक था, मैं बहुत गरीब थी। मेरी मम्मा काम करती थी, सिस्टर काम करती थी। फिर मैंने ऑपरेट करवाया। ख्वाजा सरा बनने के बाद मैंने मतलब मेहनत इतनी करी है, मैंने मेहनत करके फैमिली को घर बना के दिया है। अम्मी को मैंने हज करवाया है और बच्चों को देखती हूँ। घर का सारा खर्चा मेरे सर पे है, मेरी इसलिए इज्जत है। काशी को घर वालों का बोझ उठाने की खुशी से कहीं ज्यादा भाई के जनाजे को कंधा ना देने का दुख है। कैसी जिंदगी है मेरी, कैसी जिंदगी। मेरे भाई की डेथ हुई, मैं उसके मतलब एक जनाजे को कंधा नहीं दे पाई। उसके जनाजे को मैंने नहीं कंधा दे पाई कि मुझे पता था मैं ये नहीं हूँ, इस काबिल नहीं हूँ। लोगों को तरह तरह की बातें होगी, अगर मैं खड़ी होंगी शायद मेरे भाई का जनाजा लोग छोड़ के चले जाएंगे। ये एक खुसरा है जनाजे के अंदर। आप ख्वाजा सरा तो बन गई, लेकिन कभी आपको पछतावा नहीं हुआ? पछतावे की बात ना करें। पछतावा रात को जब मैं यहाँ सोई होती हूँ मैं परेशान होती हूँ। गुरु लोगों का फायदा, हमारा तो सारा नुकसान ही नुकसान है। हमारी तो एक जिंदगी जलालत की। मेरे घर की जो गुर्बत थी जिसकी वजह से मैंने ऑपरेट करवाया था वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो ये मेरी लाइफ है ना जलालत की, ये मुझे मतलब ना जीने देती ना मरने देती। साइमा और काशी का एक फैसला जिससे जिंदगी की कुछ ख्वाहिशें तो खरीद ली, लेकिन आज दामन में इतनी हसरतें हैं, इतनी हसरतें कि दामन तंग पड़ने लगा है। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। तो ये कहानी आपने देखी, शाहीन मिशाल ने बड़ी खुसूसी रिपोर्ट बनाई, तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्टिविस्ट लैला मौजूद हैं। लैला जो ख़ुद बहुत सारी अचीवमेंट्स कर चुकी हैं। आपको याद होगा कुछ दिन कबल हमने ऐसी ही एक मिसाल जो कि माशरे के लिए थी, सारा गिल, उन्हें भी मदऊ किया था। बात हमने यही करनी है कि माशरे की एक्सेप्टेबिलिटी आखिर क्यों नहीं आ रही है और क्यों इनको दरकिनार कर दिया जाता है एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमती लेवल पे बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। फ्रॉम द डॉक्टर्स टू एडवोकेट्स टू सोशल एक्टिविस्ट, हर फील्ड में जो है अब आगे हैं। तो लैला, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने ये कहानी देखी, यकीनन बड़ी अफसोस की और बड़ी दुख की बात है। सबसे पहले तो क्या रिएक्शन देंगी जो अभी आपने देखा ये दोनों की कहानी पर? देखिए, एक तो चीज़ ये है कि सोसाइटी में हम लोग अक्सर जो है इंडिविजुअल पे देखना शुरू कर देते हैं कि उनका पछतावा ये है, उनका ये सिचुएशन ये है कि उन्होंने जब ज़नाने के कपड़े इख्तियार कर लिए हैं, अपनी असलियत उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है और दिखा रहे हैं कि हम बाहर भी ऐसे हैं जैसे हम अपने आप को अंदर समझते हैं। तो उनका जो सोसाइटी से रिएक्शन आता है वो अक्सर इतना ज़्यादा बुरा आता है कि वो ख़ुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि हमको इतना हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जो हमारे साथ जब उल्टा बिल्कुल सलूक कर लेते हैं, हमको खुद शौक में आ जाते हैं। तो उसके वजह से फिर ये हम जो है बिल्कुल इंडिविजुअल पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, हालांकि माशरे का मसला है। हम तो खुद हैं, हमको खुदा ने ऐसे ही बनाया है। तो उसमें दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पैसों की लालच की बात हो रही है ये मुझे समझ नहीं आई है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं। हमारे इतने बिल्कुल हम लोग फ़कीर लोग होते हैं, गुर्बत में हम पूरी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, तो पैसे कहाँ से दिख रहे हैं, किसको दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा लैला, एक और चीज़, जैसे आपने कहा ना मुआशरा, मेरे ख्याल से मुआशरे को तब्दील करने वाले भी हम ही होते हैं और मुआशरे में एक चीज़ को कायम करने वाले भी हम ही होते हैं। फैसल ने जैसे कहा कि गवर्नमेंट लेवल पर इतनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं क्या मसला है कि एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने ये चीज़ें खुद भी फेस की होंगी। बिल्कुल की है। अच्छा, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये रहा है कि शायद पढ़े लिखे और अनपढ़ लोग जो हैं वो इस चीज़ में ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। आपका एक्सपीरियंस भी ऐसे ही रहा, और अगर कुछ है तो मैं चाहूँगी कि वो शेयर करें आप ज़रूर। देखिए, अक्सर यही समझा जाता है कि कम तबके के लोग जो हैं वो थोड़ा सा तशद्दुद ज़्यादा करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अक्सर जो हमारे जो माशरे में लोग क्या कहेंगे कि जो चर्चा किया जाता है वो अक्सर आपको एलीट क्लास में भी किया जाता है। तो वो ये अक्सर ये होता है कि
अगर हम इनके साथ दिखे जाएं तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, हमको 4 चीज़ें सुनने पड़ेंगी। हालांकि ये आपका भाई, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, तो उनको आप दूसरों के सोचने के बारे में उनको आप छोड़ देते हैं। उनके साथ आप ऐसा सलूक करते हैं कि या तो घर से निकाल देते हैं, जैसे आपने ये देखा था कि कंधा नहीं देने दिया। ये क्या, क्योंकि दूसरों को सोचना, आपके दिमाग में एक चीज़ चली हुई है कि अगर ऐसा होगा तो मुझे लोग कम समझेंगे क्योंकि मैं इनके साथ एसोसिएट हो रही हूँ। हालांकि हम भी इंसान हैं, हमको खुदा ने जैसे बनाया वैसे ही बनाया है। बिल्कुल। और हमने थोड़ी चूज़ किया था कि ऐसी इतनी मुश्किल ज़िंदगी हम जिएँ। अच्छा लैला, ये बताएं कि ये दुख भरी कहानी तो हमने देख ली, वे फॉरवर्ड क्या है? अगर इस तरह का कोई केस आए आपके पास तो कैसे काउंसिल करेंगे इनको आप? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि हमको सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी चाहिए कि ये बोझ है किसका। जब इंसान आपके पास आके बोल रहा है कि मेरी बहुत ज़िंदगी मुश्किल हो रही है माशरे की वजह से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इंसान की नहीं है कि माशरा ठीक करे, कि मैं चीज़ें तब्दील करूं कि मेरे साथ सलूक बेहतर हो। वो माशरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे आपके जो भी एम्प्लॉयर है आपका, या तो रिलेटिव है या आपके दोस्त अहबाब हैं, या माशरा जनरली, उनको यही जो हम अपने आप को बोलते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं एक ख्वाजा सिरा औरत हूँ, मुझे एक्सेप्ट करें कि ख्वाजा सिरा औरत हूँ। जहाँ औरतों को बुलाते हैं वहाँ मुझे भी बुलाया जाए। वहाँ जहाँ जो बातें जो औरतें एक दूसरे से करती हैं वो मेरे साथ भी की जाए। सही। वही है कि आप वो डिफरेंसेस ना क्रिएट करें कि ये ख्वाजा सिरा है कि तो उनकी आप अलग जगह बना लें। अलग जगह का मतलब है कि मैं आपको मर्द की तरह आपको ट्रीट कर रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं, या आप हमारी नहीं। तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों से पूछें कि ऑब्स्टिकल्स क्या आ रहे हैं। जैसे एक ऑब्स्टिकल बहुत होता है आपके नाम का। लोग पुराना नाम आपका इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर जो है ना नाकाबिले बर्दाश्त होता है और उसकी वजह से फिर हम अलग हो जाते हैं। जैसे अगर जॉब कर रहे हैं और आपको पुराना नाम, आपका वही मर्दाना नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इतना नाकाबिले बर्दाश्त होता है, लोग अक्सर जॉब छोड़ देते हैं। दूसरों के लिए ये शायद तो बड़ी चीज़ नहीं लगे, मगर आप जब उनसे मशवरा करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपके लिए मसले क्या क्रिएट हो रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्या क्रिएट हो रहे हैं, तो फिर आप उन पे तवज्जो करें। ये नहीं सोचें कि मुझे लगता है कि ये सॉल्यूशंस हैं। आप खुद जिसके मसले आ रहे हैं उनसे ही पूछें। जैसे कि ना इस स्टोरी में मैं ने ये भी देखा है कि जो दूसरे ख्वाजा सिरा हैं काशी, उन्होंने अपने घर को फाइनेंशियली हेल्प किया और वो खुद भी ये कह रही हैं कि हज करवाया। मतलब वो कह रही हैं कि अच्छा ठीक है, मतलब मेरे फाइनेंशियल जो इश्यूज थे वो हल हो गए, लेकिन मेरी ज़िंदगी जो है वो ऐसी होगी कि ना मैं जी सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ। आपने हल की बात की, क्या हल है आपकी नज़र में इसका? गवर्नमेंट जितना स्टेप ले सकती है वो ले रही है, हम जितना एजुकेट यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये आपका एक ब्रॉटअप भी है, आपकी ग्रूमिंग भी है जो कि घर से शुरू होती है, या पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। आपकी नज़र में इसका हल क्या है? देखिए, हर इंसान को अपनी गिरबान में थोड़ा झांकना पड़ेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि हम बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, मगर जब आप किसी ख्वाजा सिरा इंसान से पूछेंगे तो वो शायद उनकी तरफ से कोई और कहानी आपको मिलेगी। तो जैसे एक चीज़ है कि हम गवर्नमेंट से भी हम मुतालबा काफ़ी कर रहे होते हैं कि हमको जॉब्स दिए जाएं, ठीक है। तो उसमें फिर हमारा गुफ्तगू चलते रहती है हुकूमत के साथ कि कोटा कुछ, अगर हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिस्टम है कि अगर कोटा के बगैर आप किसी को हायर करते नहीं हैं, अगर कोई अक़लियत हो तो उस पर भी हमारी गवर्नमेंट से मुतालबात काफ़ी चलते रहते हैं कि आप प्लीज़ हमको गवर्नमेंट, कम से कम गवर्नमेंट ऑफिस में तो आप हमको इंक्लूड करें। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमको सॉरी एक सेकंड, हम अक्सर सोचते हैं कि हम काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, मगर आप अपने क्लोज लोगों को देखें, आपके कितने करीबी लोग हैं जो ट्रांस हैं, आपके जो जिसे आप मशवरा कर रहे होते हैं, जिनके साथ आप फीडबैक ले रहे होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, काम कैसे करें, उनमें से ट्रांस लोग कितने हैं? ठीक है, हमारी पॉपुलेशन इतनी कम नहीं है जितने लोग समझते हैं। ठीक है, जनरली स्टेटिस्टिक्स 1 से 3% के बीच में रखते हैं। हमारी तादाद बहुत सारी है, मगर लोग, हम उनके दोस्त, हम उनके एम्प्लॉई, हम उनके
ऐसे ट्रस्टेड रिलेटिव्स क्यों नहीं होते? क्योंकि आप उनकी कहानी, आप लोगों को मशवरा उन्हीं से कर रहे होंगे जो हम नहीं हैं, तो हमारी जो इश्यूज़ हैं वो तो आपके सामने आएंगी नहीं, हमारे पर्सपेक्टिव्स तो आपके सामने आएंगे नहीं। तो एक ये गौर करना ज़रूरी है कि हमको आप ट्रस्टेड लोग बनाएं और हमारे पर्सपेक्टिव्स अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना शुरू करें। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को पड़ेंगी जो आपने शायद कभी सोची नहीं। एब्सोल्युटली। और यकीनन इस बात के साथ ही गुफ्तगू का अख्ताम करेंगे कि जहाँ पे लोगों को भी रियलाइज़ करना चाहिए, वहीं ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है उन्हें भी ये पता चल गया है कि इट्स अ हार्ड वे, तो फिर उस पे इकट्ठे खुद भी इकट्ठे हो के भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए भी नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए। थैंक यू सो मच लैला, इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो लैला हमारे साथ मौजूद थी और ये कहानी जो है वो हमने आपको सुनाई कि माशी मजबूरी हो या कोई और मामला, जब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो उसके बाद लोगों का रवैया जो है वो मज़ीद इस कम्युनिटी को अंधेरे में धकेल देता है। ज़रूरत इस बात की है कि ये ना देखें कि कौन आपसे डिफरेंट है, ये देखें कि अल्लाह ताला ने जिसको जैसा बनाया है वो अपने ढांचे में वैसा ही खूबसूरत। लेकिन एक मसला ये है ना कि लोग अप्रिशिएट नहीं करते। खैर, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब मसला ये है कि जब हम ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, शऊर नहीं है, जिससे इतने सारे मरीज़ हैं जिनकी जान बचाई जा सकती है वो नहीं हो पाती है। एक चीज़ तो ये। इससे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं एक और अहम मसले की। इंसानों को पैदा करके उन्हें इज़्ज़त बख्शी, बल्कि तरह तरह के जानवरों को दुनिया में भेजकर इस कायनात को खुदा ताला ने रंगीन भी बनाया है। इंसानों के साथ साथ जानवर भी खित्ता अर्ज़ का ही हिस्सा है। इंसान से मोहब्बत और खुलूस तो आम बात है, लेकिन इंसान की जानवर से मोहब्बत एक ख़ास अहमियत रखती है। हैदराबाद की खातून है ये, जो कि आवारा कुत्तों, गधों और बिल्लियों समेत दीगर जानवरों को खाने के साथ साथ इलाज की सहूलियात भी फराहम कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एनिमल एक्टिविस्ट हिरा खान। हिरा, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जिस चीज़ के जज्बे का इजहार हम वीडियो में भी देख रहे हैं और आप कर भी रही हैं, और आप बहुत सारे जानवर जो कि बेजुबान और जिनके लिए हमें भी काम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ऐसा कोई सेटअप नहीं है। अब ये ख्याल आया कैसे? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। और ये बिल्कुल ये काम ऐसा है कि ये भी अल्लाह की मखलूक है और इनकी खिदमत करना और इनका ख्याल रखना हम लोग हर इंसान पे फ़र्ज़ है, लेकिन हम लोग नहीं करते। मुझे काफ़ी टाइम से बचपन से शौक़ रहा है एनिमल्स के साथ, मेरी अच्छी बॉन्डिंग रही है और इनको फीड देना स्ट्रीट पे ये मेरा शौक़ रहा है। तो यही काम बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा हो गया कि मुझे इंजर्ड एनिमल्स जब मिलना स्टार्ट हुए तो मैंने सोचा कि अब मुझे रेस्क्यू करना चाहिए और इन बेजुबान जानवरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा हिरा, कब से आप ये कर रही हैं? और आपने जैसे खुद कहा कि आपको कुछ इंजर्ड जानवर मिले, उसके बाद से लेके अब तक कितने जानवरों को रेस्क्यू किया और कहाँ पे इनका आपने कोई सेंटर वगैरह बनाया हुआ है? जी, मुझे प्रोफेशनली रेस्क्यू सर्विस प्रोवाइड करते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं हैदराबाद में। और इसके पहले जो भी मैं वर्किंग करती थी वो थोड़ी कम लेवल पे होती थी, लेकिन प्रोफेशनली तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। और मैंने इनके लिए एक एनिमल शेल्टर बनाया है हैदराबाद में ही, जहाँ पे मैं तमाम एनिमल को रेस्क्यू करती हूँ, उसके बाद अपने शेल्टर पे लेके आती हूँ। वहाँ पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता है और अच्छा फूड प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये जल्द से जल्द बेहतर हो सकें और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकें। बेहतरीन। अच्छा हिरा, इनकी खुराक, वैसे जो लोग जानवर पालते हैं उन्हें बखूबी आइडिया होगा कि इनकी जो एक वक्त का खाना ही बड़ा महंगा पड़ जाता है, तो इनकी खुराक, फिर इनकी वैक्सीनेशन, फिर इनको रखना, सर्दी गर्मी धूप से बचाना, ये सब आप कैसे मैनेज करती हैं? अगर मैं फाइनेंशियली बात करूं तो फिर आपको क्या कोई सपोर्ट करता है, ये किस तरह से या फंड्स मिलते हैं? सबसे पहले तो मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था, एक्चुअली मैं खुद भी जॉब करती हूँ।
ठीक है, 7 to 8 आवर्स में जॉब करती हूँ, तो मेरी खुद की सैलरी होती है। सबसे पहले जो मैंने काम स्टार्ट किया था वो अपनी सैलरी से ही स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया कि मैं इस तरह काम कर रही हूँ और आगे भी करना चाहती हूँ। मुझे कुछ फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया और उसके बाद जब मैंने प्रोफेशनली स्टेप लिया तब मैंने अपना एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाया जो कि एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद के नाम से है। वहाँ पे काफ़ी लोग मुझे कनेक्ट हुए और कुछ लोग ऐसे हैं जो एनिमल लवर्स हैं, वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत फाइनेंशियली, जिससे हमारा एक लिमिटेड बजट में ये काम चल पा रहा है, जिसमें फूड और इनका ट्रीटमेंट ये सब शामिल हैं। अच्छा हिरा, अब हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इशू आता है स्ट्रे डॉग्स का, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि आप बाहर के ममालिक में देखें तो इस तरह के वाक़यात हमें नहीं सुनने को मिलते कि जी फला कुत्ते ने काट लिया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ क्यों होती? क्योंकि जितना मैं एक्सपीरियंस कर पाया हूँ, स्ट्रे डॉग से जो हमारी बहैसियत सोसाइटी जो एक रवैया होता है वो बड़ा ख़राब होता है। हम कहीं भी देखते हैं उसको, छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी तक, उसको पता नहीं कहाँ से फियर आता है, वो उठाता है पत्थर फेंक देता है। फिर उसका रिएक्शन होते होते ये होता है कि कुत्ते पहले डरते हैं, डरते डरते फिर वो मज़ामत जब करते हैं तो फिर मामला ख़राब होने लगते हैं। गोलियां मारते हुए हमने देखा है और मतलब बड़े इस तरह के केसेस देखे हैं कि दिल दुखता है। तो ये स्ट्रे डॉग्स के को रेस्क्यू करना, और इसको लोगों को आप कैसे समझाएंगी कि आप प्लीज़ इन्हें पत्थर वगैरह ना मारें, बल्कि इनके साथ ज़रा रवैया बेहतर रखें? स्ट्रीट एनिमल्स से हमारे यहाँ जो एक अच्छा बिहेव रखना और एनिमल्स के साथ अच्छा चलना, इस चीज़ का हमारे पाकिस्तान में कल्चर बिल्कुल भी नहीं है और हमें ये चीज़ सिखाई भी नहीं जाती, ना ही हमारे स्कूल्स में, ना ही हमारे सराउंडिंग्स में। और मैं समझती हूँ कि हमारे पेरेंट्स भी ये चीज़ नहीं सिखाते। बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नहीं सिखाते कि जानवरों से आपने अच्छे से पेश आना है। इवन के बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनके बच्चे उनके ही सामने जानवरों को मार रहे होते हैं या उन पे जुल्म कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल भी उन्हें मना नहीं करते कि बेटा ये बुरी बात है, आपने नहीं करना है। अगर आप उन्हें समझाएंगे नहीं तो वो किस तरह सीखेंगे कि एनिमल्स के साथ हमने अच्छा बिहेव करना है, ये भी हमारे मतलब एक मुआशरे का हिस्सा है, ये भी एक जानवर है, अल्लाह ने इसको पैदा किया है, इसका हमने ही ख्याल रखना है। तो ये चीज़ हमें सिखाई ही नहीं जाती, तो बच्चे फिर किस तरह सीखेंगे। अच्छा, जो लोग जानवरों को मारते हैं, मैं सिर्फ उनसे इतना कहना चाहूंगी, ये ज़मीन अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है, जानवरों के लिए भी बनाई है, प्लांट्स के लिए भी बनाई है, तो यहाँ पे सबने सरवाइव करना है। ये जमीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, जैसा कि लोग समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ हमने ही रहना है, बाकी मखलूक को खत्म कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको मारने से थोड़ा आप गुरेज किया कीजिए। और डॉग्स खुद से बिल्कुल भी नहीं काटते हैं, जब तक आप उन्हें तंग ना करें वो स्ट्रीट डॉग्स नहीं काटते हैं। चूंकि हमारी फील्ड है, हम लोग डेली बेसिस पे रेस्क्यू करने जाते हैं, हमारे पास डॉग बाइटिंग केस इतने नहीं आते हैं। मोस्टली जो हमारे पास केसेस आते हैं रेस्क्यू के लिए, वो सब ऐसे होते हैं जो इंसान ने ही उस पर जुल्म किया होता है, उसे डंडों से मारा होता है। रिसेंटली हमारे पास एक केस आया था जिसमें सिर्फ डॉग को बार्क करने पर एक बंदे ने उसे कुल्हाड़ी से सर पे वार किया था, वो हमारे पास रेस्क्यू पे आया था। तो इंसान से जो एक्सीडेंट्स होते हैं जानवरों के, वो केसेस हमारे पास आते हैं, या उनके ही जुल्म का शिकार केसेस आते हैं। जानवर तो नहीं मारते हैं। आप आज के बाद से, मेरी बात सुनने के बाद मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि जानवरों से थोड़ा सा अच्छे से पेश आएं, उनको थोड़ा बहुत अगर आप खाना भी दे सकें आप दें। आप देखें कि इंसानों से बहुत अच्छी मोहब्बत भी करेंगे, वो आपसे दोस्त भी बनेंगे, आपसे बहुत क्लोज भी होंगे। सही। अच्छा हेरा, जैसे कि जब आपके पास ये चाहे कोई भी बिल्ली है, कुत्ता, ये कोई भी एक जानवर आपके पास आता है, जाहिर है उसकी एज ज़्यादा भी हो जाती है, आप उसे रेस्क्यू भी कर रही होती हैं, तो क्या इनको कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है, फिर बाद में कुछ सिखाया जाता है या कुछ भी इस तरह की ट्रेनिंग? क्योंकि अक्सर जानवरों को दिया जाता है, लेकिन वो जानवर होते हैं जो कि छोटे छोटे से होते हैं और घरों में होते हैं, तो शुरू से घर में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जी जी बिल्कुल, हमारे पास स्ट्रीट एनिमल जो रेस्क्यू के लिए आते हैं उसमें कैट्स और डॉग्स मोस्टली होते हैं, डोंकीज भी होते हैं। तो कैट्स और डॉग्स थोड़े एग्रेसिव भी हो जाते हैं समटाइम्स, क्योंकि एक तो वो इंजर्ड होते हैं, बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होते हैं, और फिर हम उन्हें रेस्क्यू करके लाते हैं, केज में रखते हैं, तो वो थोड़ा एग्रेसिव होते हैं। लेकिन हम उनको प्यार भी करते हैं, उनको बातें भी उनसे करते हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये इंसान हमारे लिए कुछ बेहतर सोच रहा है, या हमें मारेगा नहीं, हम पे जुल्म नहीं करेगा।
तो हम उनको इस तरह बातें भी करते हैं, उनको प्यार भी करते हैं, उनको थोड़ा टाइम जो है वो अपने शेल्टर जो है वहाँ पे मतलब वॉक भी करवाते हैं। तो इस तरह वो समझते हैं कि हमारा इनसे अच्छा बॉन्ड हो गया है और वो तकरीबन 10 to 15 डेज में काफ़ी हद तक ट्रेंड भी हो जाते हैं। वही स्ट्रीट डॉग्स जिनको लोग मारते हैं वो 15 to 20 डेज में हमारे पास बहुत अच्छे जो है वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। ठीक है, और आखिर में मैं चाहूँगा हिरा, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, इसी तरह के कुछ काम यहाँ कराची में भी कुछ लोगों ने अपना बीड़ा उठाया हुआ है। क्या हुकूमती सतह पे आपको कभी कोई पजीराई हुई या हुकूमती सतह पे इस तरह की चीज़ आपने होते हुए देखी कि कोई ऑफिशियल चीज़ हो रही है कि जो ये काम कर रही है, या फिर अभी तक सिर्फ प्राइवेट लोग ही अपनी अपनी मोहब्बत में कर रहे हैं? बिल्कुल, कराची, लाहौर और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में लोग अपने प्राइवेटली ही ये काम कर रहे हैं और अपने शौक से कर रहे हैं। जो नेचुरली अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को एनिमल लवर बनाया है, जो एनिमल लवर्स हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे अब तक कोई पजीराई भी नहीं मिली है। इवन कि ये काम गवर्नमेंट का है, बाकी दुनिया में ये तमाम काम गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सब लोग अपने शौक से और प्राइवेटली ये काम कर रहे हैं। तो मुझे भी गवर्नमेंट की तरफ से कभी कोई एप्रिसिएशन या कोई हेल्प नहीं मिली है। सो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को सपोर्ट करें ताकि हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपने शहरों के लिए ये बेहतर काम कर सकें। बहुत अच्छा आपने ये बात भी, बहुत शुक्रिया हिरा आपका, बहुत अच्छी आपने बात की। सेगमेंट से उन लोगों को पैगाम है जो जाहिर सी बात है सड़कों पे कुत्ते बिल्लियों को पत्थर मारते हैं, या फिर ये उन चंद दोस्तों को भी पैगाम जाना चाहिए जो कोई सियासी जलसा होता है ना, तो अमेरिका मुर्दाबाद लिखने के लिए किसी भी गधे को लाते हैं। अच्छा। और उसको तशद्दुद यहाँ पे हो चुका है, उसको तशद्दुद का निशाना भी बनाते हैं, उस पर कोई परचम लगा के उसको जूते चप्पल मारते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये तो हम उस फला मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं। ये तो उनके लिए भी ये एक मैसेज है, अगर आपको कहीं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना है तो आप नारेबाजी कर लें, अल्लाह की किसी मखलूक को इस तरह आप गजंद नहीं पहुँचाएं।